यशस्वी कुलपति आदरणीय पाठक जी, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पना जैन जी और प्राकृत विभाग के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के समन्वयक श्री सुनील कुमार जैन जी, आप सभी विभिन्न स्थानों से पधारे, विशेष रूप से दुबई से पधारे विद्वान प्रतिभागी देवी और सज्जनों, यह 10 दिवसीय कार्यशाला है। भारतीय भाषा समिति जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्राकृत भाषा विभाग के द्वारा आयोजित की जा रही है। जैन साहब का परिश्रम इसमें अभिव्यक्त हो रहा है और ये मेरे लिए बड़ा सुखद संयोग भी है कि इस विश्वविद्यालय में मैं मेरे वाचस्पति उपाध्याय जी जब थे तब भी मैं आया, पांडे जी थे तब भी आया और अभी भी मैं लगातार आ रहा हूँ। और विशेष रूप से यहाँ आने के पीछे हमारा मंतव्य ये रहा कि मैं सुनूं, समझूं और यथासंभव अपने कार्यस्थल पर इनको क्रियान्वित करने का प्रयास करूं। इधर बैठ करके मैं हमेशा कागज देखा होगा ना आपने हमारे हाथ में, बिना इसके मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और जैन साहब ने बहुत हमारी मदद किया, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि प्राकृत विषय पर 10 दिवसीय कार्यशाला हो रही है, तो मैंने पूछा मेरा क्या भूमिका होगी। मुख्य अतिथि का है, कुछ भी बोलेगा ठीक हो जाएगा, ज़्यादा उनको ये ध्यान नहीं दे, उनका चेहरा देखते रहते हैं। उनके पहले वक्ता उनके बाद के वक्ता दोनों ही उनकी तारीफ करेंगे। अच्छा, हमने कहा ये तो अच्छा होगा। और आपने देखा जैन साहब ने कितनी तारीफ किया। और पात्र कैसा भी हो, अगर मुख्य अतिथि बन जाता है तो उसकी तारीफ ही होती है। तो मैं भी अभिभूत होकर के आँख नीचे रख करके, क्योंकि जमीन पर देखने से अभिमान कम होता है, अभिमान खत्म हो जाता है। वो भी मैंने यहीं से सीखा है और उसको परिपालन करते हुए मैं सुनता रहा। जैन साहब से जैसा गुणवत्ता 1 या 2 बार मुलाकात भी हुई है व्यक्तिशः। विश्वविद्यालय के जो कुलपति जी हैं, इनसे हमारा बहुत पुराना परिचय है, लगभग 34 साल। चलिए, हम और आपके कुलपति जी दोनों एक ही विश्वविद्यालय में एक ही दिन ज्वाइन किए थे, विक्रम विश्वविद्यालय में 1990 में एक ही दिन ज्वाइन किए थे और एक ही कार्यकक्षा से हम लोगों की नियुक्ति हुई। तब से लगातार जुड़े रहे, इनकी विद्वत्ता से हम हमेशा प्रभावित रहे और जब जब इनसे बात होती है विश्वविद्यालय के उन्नति के बारे में लगातार ये सोचते रहते हैं। भारतीय भाषा जो समिति है शिक्षा मंत्रालय की, आदरणीय चंद्रमोहन शास्त्री जी के साथ मुझे लगभग पिछले 3 वर्षों से काम करने का अवसर भी मिला। भारतीय भाषाओं को पूरे देश में किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इस अभियान में मैं उनके साथ कुछ काम कर पाया। विभिन्न प्रांतों में यह उद्देश्य था कि किस प्रकार से भारतीय भाषाओं में शिक्षण परंपरा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है और इस भारतीय भाषा समिति का उद्देश्य भी रहा है। मुख्यमंत्रियों से, राज्यपालों से हर जगह निवेदन किया गया कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आज उसका सुखद परिणाम ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में
उसमें विशेष रूप से बीए में 70 से 80% पुस्तकें मातृभाषा में है। कोई भी भाषा हो, चाहे बंगाली हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, मराठी, हर जगह पर लगभग 70 से 80% मातृभाषा में शिक्षण हो रहा है। साइंस में कम है, 20% के करीब है, और कॉमर्स में लगभग 50%। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अभियान है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक दिशा दी है। भारतीय भाषा समिति यह भी कार्य कर रही है कि जो पुरानी भाषाएं हैं जिन पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएं, उस पर हम बातचीत करें। और शायद अभी हाल ही में जब भारत सरकार ने प्राकृत भाषा को मान्यता दी तो आपका विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय है जो इस अभियान में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है। 10 दिवसीय व्याकरण, इसके संबंध में जो भाषा का व्याकरण है उसके बारे में बातचीत आपसे करेंगे। और शायद जैन साहब बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे, ये इनको बड़ा सुअवसर मिला और विश्वविद्यालय को भी बड़ा अवसर मिला इस गति को आगे बढ़ाएं। पूरे देश से जो प्रतिभागी आए हैं वे यहाँ पर रहें, बातचीत करें और देखें कि इस प्राकृत भाषा का कितना महत्व है। आदरणीय जैन साहब जब अपनी बात को कह रहे थे तो उन्होंने एक बात और बताई कि सारी भाषाओं के अधिकांश शब्द प्राकृत भाषा से लिए गए हैं। और हमारे जो शुरू के अभिवक्ता थे उन्होंने इतनी अच्छी कविता प्रस्तुत की जिससे लगा कि इसका इतना महत्व है, जिस पर तो बहुत कम लोग जानते हैं, कम लोग बातचीत करते हैं, सब लोग चीज़ों को बढ़ाते हैं। यह जो अभियान है इसको हम दूसरे स्वरूप में भी देखना चाहिए। इन्होंने कह भी दिया वैसे जैन साहब ने कि पूरे देश में फैलाएं, पूरे जगत में फैलाएं, पूरे विश्व में फैलाएं। क्योंकि मैंने जो यहाँ से सीखा था संस्कृत विषय के लिए, ज्योतिष विषय के लिए, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का नाम आप लोग शायद जानते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जहाँ 35 लाख बच्चे हैं। वहाँ पर संस्कृत विषय नहीं था, ज्योतिष विषय नहीं था, वेद विषय नहीं था, हिंदू स्टडीज नहीं था। ये सारे विषय वहाँ पर प्रारंभ किए गए। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि केवल भारत में इसको बढ़ाएं, बल्कि विदेश में जाए, जो कि एक नियम बने हुए, मानक बने हुए हैं, जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए कम से कम एक बैच पास आउट होना चाहिए। तो धीरे धीरे अभी शायद संस्कृत का हो गया और ज्योतिष का हो गया, एक एक बैच पास आउट, उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर ले जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि इस भाषा को हम जन जन तक पहुँचाएं। और जब मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में था तो वहाँ संस्कृत में एक टीचर भी थे, यहाँ तो वो भी नहीं थे। तो उस समय एक विषय हम लोगों ने सोचा कि संस्कृत से लोग भागते क्यों हैं और संस्कृत विद्वानों से डरते क्यों हैं। तो उसका कारण हम लोग को लगा, जो मुझे भी यही लगा, कि उनकी भाषा इतनी समृद्ध रहती है और जिस गति से, जिस प्रवाह से वो अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, उससे एक आभा मंडल उनका बनता है और लोग भागते हैं दूर से। तो जनमानस को भागना नहीं चाहिए, हम उनके नज़दीक आना चाहिए, भाषा को सरल बनाएं। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक पाठ्यक्रम खोला, सरल संस्कृत से बोल, और जो कंपल्सरी पेपर्स होते हैं उसमें हम लोगों ने डाल दिया। उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा और कठिन संस्कृत नहीं थी, हर बच्चे की संस्कृत में अभिरुचि बढ़ती गई। इसीलिए चाहे वो प्रयागराज रहा हो जहाँ मैं कुलपति था, या जहाँ वो उत्तराखंड रहा हो जहाँ मैं कुलपति था, दोनों ही जगहों पर संस्कृत विषय काफ़ी आगे बढ़ चुका, जनमानस तक पहुँचने का प्रयास किया। 1/3 स्टूडेंट्स हमारे संस्कृत पर रहते थे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। जब यहाँ आए तो यहाँ देखा कि विषय नहीं है, तो विषय को शुरू कराने में भी आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। पहली सर्च कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी हमने जो की थी, वो संस्कृत विषय की थी कि 6 या 7 टीचर्स विश्वविद्यालय में आ जाए। और फिर वो अभियान जैसे मैंने बताया, और अभी हाल ही में वो भगवद गीता पर एक पीजी पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दिया है जुलाई में, और उसमें भी अब तक शायद 7 से 8 हज़ार लोगों ने प्रवेश ले लिया था पहले जुलाई वाले से। तो ये जो प्रक्रिया है
इसमें हम लोगों ने एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखा कि भाषा सरल होनी चाहिए, जो दूसरा सुनने वाला है वो उस भाषा को आसानी से समझ सके। मैं यही बात यहाँ पर भी आदरणीय जैन साहब से कहना चाहूँगा। प्राकृत भाषा में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। आपका यहाँ पर जो मूल मंत्र है इसके व्याकरण और उसके अन्य बातों पर बताएगा, लेकिन एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, जबकि इसका प्रयोग तुलसीदास ने भी किया था, बड़े बड़े लोगों के नाम भी इन्होंने प्रस्तुत किए। हम लोग भी चाहेंगे कि भारत की जो 125 करोड़ जनसंख्या है अधिकांश लोगों तक पहुँचे, और शायद भारत सरकार ने इस भाषा को इसीलिए मान्यता दी है, ये अन्य भाषाओं की जननी भी है। तो उस प्रवाह से हम लोग पूरे देश में पहुँचाएँ, और शायद आप सब हमारे एम्बेसडर होंगे। 100 लोग करीब, शायद 10-50 दिल्ली से ही रहेंगे और 50 बाहर से रहेंगे, कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप सब यहाँ के एम्बेसडर इस 10 दिन के बाद ये प्रयास करें सरल भाषा में। विद्वान अपनी बात को जितना सरल भाषा में बोलेगा उतने ही लोगों तक पहुँच पाएगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। इन्होंने एक पुस्तक भी दिखाई थी, जिस पुस्तक को आपको पूरा बताना है, इनको समझाना है पिछले अगले 10 दिनों में। समझिए, लेकिन उसको किस प्रकार से हम प्रस्तुतिकरण करेंगे जनमानस के पास, हमारे कवियों के पास, हमारे लेखकों के पास। हमें जो लगा कि संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा सरल दिख रही है, मुझे मालूम नहीं वैसा ये जानकारी नहीं, तो हम जब संस्कृत भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, हम इसको भी इसी तरह से आगे बढ़ाएं जैसे कि जनमानस इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर। तभी शायद जैन साहब की जो अभिलाषा है और जो भारत सरकार की भी इच्छा है कि भाषा में कोई काम हो रहा है तो उस भाषा को विद्वानों तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए जो विभिन्न भाषाओं में रुचि भी रखते हैं, उससे सीखना भी चाहते हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके तो मैं कुछ पढ़ लूँ जी। इसमें मेरा कोई योगदान बहुत नहीं है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन अब क्या होता है, पढ़ रहा है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारत की अति प्राचीन लोक भाषा प्राकृत भाषा को, जो कि इसमें सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया। मैंने तो एक सामान्य आदमी की तरह बातचीत किया, तो सिस्टमेटिक ढंग से वक्तव्य देना चाहिए, मुख्य अतिथि सर की इच्छा थी, तो मैं उस इच्छा को भी पूरा कर रहा हूँ। आप लोग सुने ना सुने, मैं जबरदस्ती सुनाऊंगा इसके बाद, क्योंकि इसमें किसी और की विद्वत्ता छुपी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने भारत की अति प्राचीन लोक भाषा प्राकृत भाषा को भारतीय शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी है, और इस भाषा और इसके साहित्य को प्रशासनिक और शैक्षिक स्तरों पर स्वीकार बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कार्य है। जब पहली बार प्राकृत भाषा और उसके साहित्य के विषय में कुछ जानना चाहता, मैं कल ही बात कर रहा था जैन साहब से, तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मिली कि प्राकृत भाषा का नाम सुनता भी था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बात कही है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वास्तव में इस देश की आधुनिक भाषाएं और मध्य युग में प्रचलित विभिन्न प्राकृतों का अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी है। सभी कहे, हिंदी, बंगला, मराठी आदि किसी भाषा को भी लीजिए, इसका विकास किसी न किसी प्राकृत से हुआ। इस दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति और पूर्ण विकास समझने के लिए प्राकृत साहित्य का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। प्राकृत साहित्य की खोज तथा अवलोकन और प्राकृत ग्रंथों के प्रकाशन का महत्व असाधारण है। इस सब राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द है। प्राकृत साहित्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना भारत के साहित्य का हमारा ज्ञान सदा अधूरा रहेगा। स्वाधीन होने के बाद हम प्राकृत के नाम, प्राकृत के लुप्त और विस्मृत प्राय ग्रंथों की पूरी खोज कर इन्हें साधारण ज्ञान की संहिता में न मिला सके तो आश्चर्य ही नहीं, लज्जा की बात होगी। ये ग्रंथ में था, उसको उन्होंने उद्धृत किया है। ये भाषा बहुआयामिक है, बल्कि इसके प्रयोग में लोग जीवन में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, साथ ही में अपने अभिप्रेत विषय की संप्रेषणीयता के अधिक प्रभावी है।
इसके अतिरिक्त लोक रंजन की कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनमें प्राकृत भाषा के साहित्य में अपना वर्चस्व स्थापित हुआ है। चाहे वो लोकगीत हो जो शादी विवाह के विभिन्न प्रसंगों के बीच गाई जाती है, बच्चे के जन्म से लेकर के अनेकों प्रकार के हर्षव्यंजक गीत, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठुमरी, दादरा आदि गीत, धार्मिक एवं सामाजिक भजन स्मृति आदि के गीत, इन सब में कहीं न कहीं उनका उल्लेख रहता है। और जैसा कि जब रामचरितमानस की बात हो रही है, वहाँ पर इसका उल्लेख है, जो सबसे लोकप्रिय इस देश का ग्रंथ है जिसको बहुत लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्राकृत भाषा विद्यमान है। इसमें पाकशास्त्र, युद्ध कौशल, लिपि विद्या, खनन विद्या, रसायन आदि के प्ररूपक शब्द, लोक जीवन के विभिन्न आवश्यक क्रियाओं जैसे नाई, धोबी, हलवाई, दर्जी, मालिश करने वाले, जूते बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, किसान, मजदूर, दासी दासी आदि विभिन्न प्रकार की आजीविकाओं से संबंधित शाब्दिक प्रयोग आदि अनेक ऐसे कार्य प्रधान हैं जिसके बिना मनुष्य की जीवन यापन और सांस्कृतिक बौद्धिक विकास यात्रा असंभव है। इस भाषा का भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा और इसी भाषा के यहाँ के निवासियों को यह आधार सामग्री प्रदान की है, जिससे यहाँ के निवासियों ने अपना सर्वांगीण विकास किया है और वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, प्राकृत भाषा में ये मूल तत्व विद्यमान है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं में एकात्मकता को वैज्ञानिक रूप से समझा एवं पहचाना जा सकता है। इस वैश्विक परिदृश्य में प्राकृत भाषा के जानकारों को भली भांति अपनाया और समझकर उन वैविध्यों की एकात्मकता के सूत्र को रेखांकित किया। यह सब प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथों के अध्ययन की भली भांति समझा जा सकता है। इस कार्यशाला की अप्रतिम सफलता के लिए मेरी हार्दिक मंगल भावनाएं हैं। मैंने जाना है कि इस कार्यशाला में न केवल संपूर्ण भारतवर्ष से बल्कि विदेशों से भी प्रतिभागी प्राकृत भाषा और इसके व्याकरण का अध्ययन करने आए हैं, समझने आए हैं और शायद जनमानस तक आगे पहुँचाने भी आए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों और इस भाषा पर विशेष आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। आदरणीय जैन साहब जो प्राकृत भाषा के वरिष्ठ आचार्य हैं, इस भाषा के वो सिद्ध कवि और लेखक भी हैं और उनसे जब बात होती है तो लगातार प्राकृत भाषा पे बात करते रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप उनसे बात करेंगे तो आप भी कुछ न कुछ बोलने का प्रयास करिएगा और सीख लेंगे काफ़ी चीज़ें। माननीय कुलपति जी का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ आया और मेरे दिमाग में बहुत तनाव था कि इस मुख्य अतिथि में क्या बोलूँगा। आप लोगों ने सुन करके हमें कृतार्थ किया। बहुत धन्यवाद। हम हृदय से कृतज्ञ हैं आपकी सरलता के और आपकी आत्मीयता के। आपने जो बात कही कि प्राकृत संस्कृत से कुछ सरल होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं दो बातें आपको बता देना चाहता हूँ। कठिनाई के दो आधार होते हैं, एक विस्तार और दूसरा उनके उच्चारण की कठिनाई। संस्कृत में क्रिया रूपों के 10 लकार, प्राकृत में कुल 5 लकार। संस्कृत में शब्द रूप या क्रिया रूपों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्राकृत में मात्र एक वचन और बहुवचन होते हैं। संक्षिप्तीकरण, संस्कृत में चतुर्थी और षष्ठी के लिए रूप अलग अलग होते हैं, प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी के रूप एक ही होते हैं। मेरे ख्याल से आपको संक्षिप्तीकरण आसानी से समझ में आ रहा है और सरलीकरण कहते आप जैसे बोल सकते हैं, जैसे बच्चा घर में लोती बोलता है तो आप ज्यादा खुश होते हैं। भारत के विद्वान भी जब प्राकृत में बोलते थे तो उसको उन्होंने बहुत वात्सल्य दिया। संस्कृत के साहित्य शास्त्रियों ने लक्षण लिखे संस्कृत में और दृष्टांत दिए प्राकृत अधिकांश। ये हमारे सभी लोग जानते हैं। मैं अधिक नहीं कहूंगा, सर ने आप जो संकेत किया उसका मैंने कुछ साक्ष्य दिए। मैं विनती कर रहा हूं
हमारे माननीय कुलपति जी से वो अपने अध्यक्षीय वक्तव्य के द्वारा हम सभी को उपकृत करें। माननीय कुलपति।